Hi students, come to last part of eukaryotic cell, nucleus and chromosome. Nucleus we have seen in brief with reference to prokaryotic and eukaryotic cell. निकालो आपका क्लास वर्क. पहले लेक्चर में देखो आपने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड राइट और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के दो डायग्राम निकाले थे. वो डायग्राम निकालते वक्त मैंने कुछ सिंपल सी बातें बोली थी कि न्यूक्लियस कैसे ड्रॉ करेंगे. अब मैंने जैसे धीरे धीरे आपको बताया कि डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करते हैं, बराबर. सो ये न्यूक्लियस मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए जिसमें पैरेलल लाइंस है. So generally nucleus is circular but not compulsory. Its shape varies. आपके सेल चैप्टर के सेकंड पेज नंबर पे अलग अलग प्रकार के सेल्स ड्रॉ किए. वहां पे देखो WBC का सेल है. यहाँ रेफर द बुक. सिर्फ मुंडी नहीं हिलाएंगे आप. क्लास वर्क निकालो. क्लास वर्क में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड जो DS सर्कुलर DNA है उसको इनवलप कवरिंग नहीं है. वो न्यूक्लियोइड की डायग्राम देखो. ट्रू न्यूक्लियस की डायग्राम देखो. डबल लेयर इनवलप, क्रोमैटिन मटेरियल इन इट, राइट. NCERT निकालो. अलग अलग सेल के प्रकार है. देखो कौन से सेल है. पहला RBC है, फिर WBC है, फिर एपिथेलियल सेल है, लास्ट में ट्रॉकिड्स है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्लांट में होता है. राइट. सो देखो WBC देखो. WBC में न्यूक्लियस का शेप भी होता है. RBC में न्यूक्लियस है ही नहीं. बाकी के सेल में न्यूक्लियस है और वो जनरली राउंड शेप का होता है. सो आई हैव ड्रॉन अ टिपिकल न्यूक्लियस. मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिए. राइट. अब देखो मुझे न्यूक्लियर पोर ड्रॉ करना है तो मैं उसको कुछ एरिया पे ये दोनों मेम्ब्रेन मैंने इरेज कर दिए. इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया. इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया. तो देखो ये क्या बनता है. ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक दूसरे से जुड़ गया. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये जो पैसेज ओपन हो गया, दिस इज न्यूक्लियर पोर, बराबर. अब देखो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है इसको हमने शब्द यूज किया था न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल का फ्लूइड जो यहाँ पे है राइट इज साइटोप्लाज्म. सेल का फ्लूइड विल बी साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड स्ट्रोमा. माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड मैट्रिक्स, बराबर. ये सब हमने वाटरी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल के अंदर है उसके लेवल पे. सो सेल का लिक्विड मटेरियल, सेल का मीडिया, सेल का मैट्रिक्स. मीडिया को और एक शब्द हम यूज करते हैं मैट्रिक्स. सो सेल का मीडिया, सेल का मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है राइट जो मटेरियल है दैट विल बी न्यूक्लियोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड है दैट इज मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट में जो है दैट इज स्ट्रोमा. सो सी दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने वाला ये जो वॉल लेयर है दैट विल बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट विल बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है. उसके अंदर का ये जो स्पेस है उसके अंदर का राइट दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर राइट. ये जो अंदर का फ्लूइड है राइट इट विल बी न्यूक्लियोप्लाज्म, बराबर. देन ये न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क पड़ा है थ्रेड लाइक. ये नेटवर्क पड़ा है थ्रेड लाइक. ये पूरा नेटवर्क इसको हमने शब्द यूज किया था क्रोमैटिन मटेरियल.
What is this? क्रोमैटिन मटेरियल. और ये डेंस स्फेरिकल बॉडी जो यहाँ पे है, दैट इज न्यूक्लियोलस. यार सब लेवल ने डायग्राम को दिए थे. ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस. ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस. ऐसा नहीं है तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस लाइक, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस जैसा क्या है? न्यूक्लियोइड. राइट. ओके. सो दिस इज व्हाट इज टिपिकल न्यूक्लियस की डायग्राम. ठीक है. चलो रेफरेंस कर लिया. टेक आउट एनसीईआरटी का यूकैरियोटिक सेल का लास्ट कंटेंट न्यूक्लियस, पेज नंबर 138 पे आ जाओ आप लोग. देखो वो डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से निकाले वाला फोटोग्राफ है. डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली है. राइट. चलो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जब हम मेम्ब्रेन वर्ड यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मेम्ब्रेन, व्हाट वी से? मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनियस. इट इज selectively permeable. So, lipoproteinous, selectively permeable, and it is living membrane. यही न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ER से कंटिन्यूएशन में था. ER का मेम्ब्रेन वेसिकल का मेम्ब्रेन बना, वेसिकल का मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी का बना, गोल्गी बॉडी का फिर से वेसिकल का बना. सो दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड मेम्ब्रेन. यूनिट मेम्ब्रेन. सेल के अंदर के मेम्ब्रेन केमिकली जनरली अलाइक होते हैं. प्रोटीन कंटेंट उसका थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है. सो मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन, सिलेक्टिवली परमिएबल, लीविंग, स्ट्रेचेबल. इसके दो लेयर है, आउटर लेयर, इनर लेयर. सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. Double membrane bound organelle present is characteristic feature of eukaryotic cell. दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, that is perinuclear space. लिख लो. The space between two membrane, red arrow से मैंने लिखा है, it's perinuclear space. The inner membrane is enclosing the fluid nucleoplasm, and in the nucleoplasm chromatin material is present. Nucleus is largest cell organelle. It is generally central in animal cell, but in plant cell vacuole बहुत बड़ा होता है. So vacuole बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ एक कॉर्नर में हट जाता है और बीच में बड़ा सा vacuole आता है. Otherwise it is the largest organelle present in a cell. It is present in all eukaryotic cell except RBC. Dead cells don't have nucleus. डेड सेल के पास सिर्फ सेल वॉल बचती है. ऐसे सेल हमको प्लांट में मिलेंगे. राइट. न्यूक्लियस में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, इसके हमने सेल की केमिस्ट्री जब हमने सीखी थी, सेल की केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने आपको दिया था. वो लेक्चर में मैंने सेल के पूरे केमिकल्स और उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बात की थी. राइट. सो देखो हमने ऐसी बातें लिखी थी. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड, ऐसा डायग्राम उतारा था. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड मॉलिक्यूल. इट इज डीएनए. बराबर. ये डीएनए कॉइल होता है, ये डीएनए कॉइल होता है. सो देखो ये ऐसा खुद के साथ और कॉइल होगा. ये डबल स्ट्रैंडेड ही है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल हो गया. तो इसको हमने शब्द यूज किया था न्यूक्लियोसोम फाइबर. देखो आपने ये लिख के भी लिया है. ये न्यूक्लियोसोम फाइबर फिर कॉइल करेगा, ऐसे राउंड राउंड बॉल बनाएगा. राइट. सो इसको हमने बोला था सोलेनॉइड फाइबर.
सो डीएनए न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, फिर कॉइल करेगा तो क्रोमैटिन फाइबर। याद है हमने ये सीक्वेंस लर्न किया था, और अल्टीमेटली हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है, वी यूज द वर्ड फॉर दैट इज क्रोमोसोम। चलो बोलो मेरे साथ 5 टाइम्स, डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। डीएनए will coil with itself to form न्यूक्लियोसोम फाइबर, इस प्रकार का। फिर वो कॉइल करेगा ऐसे बॉल लाइक सोलेनॉइड, फिर कॉइल करेगा क्रोमैटिन, और अल्टीमेटली कॉइल स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डायग्राम हमने इस प्रकार से उतारा था, याद आ रहा है? चलो ये फिर से एक बार, डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। नेक्स्ट, ये अलग अलग नाम हमने डीएनए को ही दिए हैं, बस उसके कॉइलिंग के स्टेजेस बदलती है। सिंगल थ्रेड है डीएनए का इस प्रकार का, तो डीएनए खुद ही के साथ कॉइलिंग कर लिया, फर्स्ट लेवल का कॉइलिंग न्यूक्लियोसोम फाइबर, और कॉइलिंग सेकंड लेवल का सोलेनॉइड फाइबर, राइट? थर्ड वन क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, बराबर? जैसे आपके समझ लो टेलीफोन की वायर, सिंपल टेलीफोन की वायर ऐसे खींची हुई डीएनए कॉइल हो गई इस प्रकार की। वो टेलीफोन के वायर को आप नॉट बांधते गए, राइट? तो वो सोलेनॉइड फाइबर। सो वो जो बड़ा टेलीफोन का वायर है वो कॉइल करते 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 छोटा हो जाएगा, बराबर? अब आप मुझे बोलेंगे मैडम डीएनए कॉइलिंग क्यों करता है? सी, याद है तो मैंने आपको बोला था डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ। डीएनए में अलग अलग इंफॉर्मेशन लिख के रखी है, वो इंफॉर्मेशन लाइफ इसेंशियल है। सो एज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, डीएनए खुद को पैकेज करके सिस्टमैटिक कॉइलिंग करके बंद करके रखता है। जैसे आपका बुक, डीएनए पैक करके कॉइल करके खुद को बंद करके रखता है, जब चाहे खोल के पढ़ लो, जब चाहे बंद कर दो। जैसे आपका बुक एक साइड से पैक्ड है, आपने कवर डाल दिया उसको, एनसीईआरटी को आपने बाइंडिंग करके लाया, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इट? पैकिंग। अगर एक एक पेज खुला रहता तो बुक तो 10 दिन में फट जाता। सो डीएनए अगर ऐसा अनकॉइल्ड होता इधर उधर, तो सेल के अंदर वो अलग अलग बदलाव को फेसेस करता, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता था, और एक शब्द अगर आपको जानते हो, म्यूटेशन करवाता। राइट डाउन म्यूटेशन, राइट डाउन म्यूटेशन, स्टार पॉइंट लिख लो। सडन अब्रप्ट, सडन अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड, कैसे भी, सडन अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज, सडन अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज इन डीएनए इज म्यूटेशन। मतलब डीएनए में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो अचानक अनएक्सपेक्टेड किसी भी प्रकार से बदल गई, और ऐसी बदल गई परमानेंटली बदल गई, राइट? वो ऐसी बदली कि परमानेंटली बदल गई, तो वो ऑर्गेनिज्म के पास वो डीएनए बदलाव में आ गया, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तो वैसा बदलाव नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन, सडन अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी कि समझ लो आज आपके बॉडी को कोई एक केमिकल से एक्सपोज कर दिया, आपके सेल्स को केमिकल से एक्सपोज कर दिया, तो आपके सेल का डीएनए बदल गया। तो आपका जो स्किन कलर है यहाँ का, ये नॉर्मल ना होते हुए ग्रीन बन गया, प्लांट जैसा क्लोरोफिल बनाने वाला। तो आपका हाथ ग्रीन, ओके, वही जीन आपके नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, तो वो लोगों का हाथ ग्रीन, उनके बच्चों का हाथ ग्रीन, उनके बच्चों का हाथ ग्रीन। Isn't it abrupt heritable change? It's called mutation. जैसे देखो मैंने जो अभी बोला, डीएनए खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये सिस्टमैटिक कॉइलिंग से डीएनए खुद को प्रोटेक्ट करता है म्यूटेशन से। और एक बड़ी बात, डीएनए
डीएनए छोटा न्यूक्लियस ना है, उसमें बहुत बड़ा डीएनए छोटी सी जगह में ठूस ठूस के बना है. In a cell, in a nucleus, the DNA is systematically coiled and packed. न्यूक्लियस में डीएनए ठूस ठूस के भरा है. ये कम जगह में बड़ा डीएनए अकोमोडेट कैसे होगा? कम जगह में बड़ा डीएनए अकोमोडेट कैसे होगा? सिस्टेमैटिक कॉइलिंग से. समझ रहे हो? राइट. सो सी, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम. अब इसमें के ये दो नाम न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड अभी आपको 12th में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आएंगे और 12th में है. तो क्यों ना आप इसे अच्छे से सीख लें. सो ये डीएनए के ही नाम है, पूरे के पूरे डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, ये डीएनए के ही नाम है. बस कॉइलिंग के स्टेजेस अलग है. अनकॉइल्ड डीएनए, लेवल 1 का कॉइलिंग न्यूक्लियोसोम, और ऐसे वो कॉइल करते जाता है खुद के प्रोटेक्शन के लिए, म्यूटेशन से बचने के लिए, और कम जगह में ज्यादा ठूस ठूस के डीएनए आए इसलिए. पॉइंट नंबर 2, ये डीएनए पैकेजिंग कब करता है? ओके, सी, अगर सेल डिवीजन करता है, राइट, in a dividing cell you get chromosome, right, and in non-dividing cell ये स्टेजेस आपको कहां पे मिलेंगे? non-dividing, particularly यहां से. these stages will be visible in non-dividing cell. डीएनए कब होता है? नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, सेल डिवीजन. सो सेल जब डिवीजन में है तो आपको शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोसोम नजर आएंगे. सेल अगर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज को एक शब्द यूज किया है, इट इज इंटरफेज. नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरफेज. नॉर्मल सेल आपके बॉडी का राइट नाउ डिवीजन नहीं कर रहा है, तो कौन से फेज में है? इंटरफेज में. इंटरफेजिक सेल्स न्यूक्लियस, इंटरफेजिक सेल्स न्यूक्लियस contains partly coiled DNA chromatin. It contains partly coiled DNA chromatin in a network form. If this nucleus, if this cell want to divide, then this DNA will uncoil. ये DNA फिर से uncoil होगा और DNA replication की प्रोसेस करेगा. DNA ने DNA बनाना, उसको हमने बोला था रेप्लिकेशन. डीएनए ने एमआरएनए बनाया, उसको बोला था हमने ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए ने प्रोटीन बनाया, उसको हमने बोला था ट्रांसलेशन. बराबर. सो देखो, ये डीएनए है. ये डीएनए अगर डिवीजन करना चाहता है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इफ सेल वांट टू डिवाइड, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, देन इन द न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेशन happen. इफ डीएनए इज वर्किंग नॉर्मली, सेल को काम करना है, काम करता है, डीएनए काम करता है, मतलब मैंने क्या बोला था? डीएनए काम करता है मतलब इट्स इंफॉर्मेशन टू वर्क. डीएनए की काम करने की इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए को जाती है. डीएनए की काम करने की इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए को जाती है. सो वो प्रोसेस होगी यहां पे. डीएनए विल प्रिपेयर आरएनए, उसका असिस्टेंट, मेन आरएनए जो इसका असिस्टेंट है, right, that will be synthesized by DNA, right, by the process of mRNA. DNA ने न्यूक्लियस में mRNA बनाया और mRNA न्यूक्लियर कोर से बाहर आ गया. right, DNA ने बनाया mRNA न्यूक्लियर कोर से बाहर आ गया. इसने राइबोसोम से दोस्ती कर ली, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट. ये स्ट्रक्चर को हमने बोला पॉलीसोम्स, याद है ना, राइबोसोम सीखा था. और ये राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन. अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए है, पार्टली कॉइल्ड स्टेज में. When it want to divide, when it want to
work. It will give information to synthesize mRNA. mRNA are synthesized, right? ये mRNA are synthesized by DNA in nucleoplasm. It comes out from nuclear pore to cytoplasm. It comes out from nuclear pore to cytoplasm. So देखो nuclear pore क्या कर रहा है? Nuclear pore is allowing trafficking. Nuclear pore is allowing trafficking. Trafficking मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म. ये केमिकल न्यूक्लियर पोर से ट्रांसफर होते हैं. ये केमिकल न्यूक्लियर पोर से ट्रांसफर होते हैं, बराबर. सो न्यूक्लियर पोर अलाउ एमआरएनए टू ट्रांसफर. एमआरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम से जुड़ गया, प्रोटीन बनाया. अब ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में काम करेगा या ये प्रोटीन फिर से न्यूक्लियस में जाके कोई दूसरा काम करेगा. So isn't it न्यूक्लियर पोर का काम? देखो रेड एरो बताता है कि एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में आया. ग्रीन एरो बताता है प्रोटीन फिर से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाके कोई और काम कर लेगा. बिकॉज प्रोटीन कैन वर्क एज एंजाइम एंड मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन द न्यूक्लियस टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस, राइट. ओके, सो ये डीएनए कॉइलिंग स्टेजेस एंड नॉन डिवाइडिंग सेल इंटरफेजिक न्यूक्लियस में हमको सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर मिलेंगे जो नेटवर्क के फॉर्म में बिखरे पड़े हैं. तो उसको हमने शब्द यूज किया क्रोमैटिन मटेरियल. व्हेन डीएनए वांट टू वर्क, द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एमआरएनए. द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एमआरएनए. एमआरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleoplasm. Then mRNA comes out in cell cytoplasm. It attaches to ribosome, right, and it translate protein may work in cytoplasm or go back in nucleoplasm and work over there. So nuclear membrane allow exchange of chemicals between nucleoplasm and cytoplasm, right. Then the dense spherical particle nucleolus, इसके अंदर जो डीएनए है, अब ये न्यूक्लियोलस मैंने यहाँ पे ऐसे उतारा. अगर न्यूक्लियोलस को डिटेल में उतारना है, न्यूक्लियोलस को अगर डिटेल में उतारना है तो न्यूक्लियस कैसे दिखेगा? सबसे पहली बात, न्यूक्लियोलस डजंट हैव मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोलस के पास न्यूक्लियोलस के पास मेम्ब्रेन नहीं. सो ये न्यूक्लियर, देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये फ्लूइड, यही मैग्नीफाइड व्यू दे रही हूं मैं आपको. सो दिस फ्लूइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए. ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए और ये एग्रीगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा आरआरएनए. ये जो ब्लू कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर उतार रही हूं मैं, राइट. सो व्हाट आर these are आरआरएनए. ये टोटल स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया इज न्यूक्लियोलस, मैग्निफाइड व्यू ऑफ न्यूक्लियोलस. सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? इट इज dense spherical part in the nucleoplasm. It may be one or many. Nucleolus doesn't have its membrane. Then nucleolus is made up of some protein threads जो मैंने ग्रीन कलर के ड्रॉ किए, और उसके अंदर ये ब्लू कलर के थ्रेड दैट इज आरआरएनए. दैट विल बी आरआरएनए यहाँ पे बनता है, राइट. न्यूक्लियोलस पे यहाँ पे आरआरएनए बनता है जो जाके ये आरएनए जाके राइबोसोम में रहेगा. It will go and become part of ribosome. Right? It will go and become part of ribosome. So that is what is ribosomal RNA is synthesized. Ribosomal RNA is synthesized in nucleoplasm. Right? Okay. So check. We are reading the content of page number 138. See, nucleus. Nucleus as well. Nucleus as a cell organelle was discovered by Robert Brown. Underline.
Robert Brown. As early 1931, later the material of nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by Fleming. न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क बिखरा पड़ा है उसको साइंटिस्ट लोगों ने कलर दिया. It's been stained by scientists so that its visibility will be proper in under microscope. So as I told you, some organelles are given color, they are stained so as to get better visibility. So DNA is better visible when it is stained. Okay, DNA का लॉन्ग फॉर्म बोलो, deoxyribonucleic acid. तो वो एसिडिक केमिकल है तो बेसिक डाई से एफिनिटी रखता है, बेसिक डाई उसको जाके अटैच होता है. सो बेसिक डाई अटैच होने के बाद डीएनए हमको अच्छे से दिखना शुरू होगा. सी लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम. सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, फ्लेमिंग स्टेन्ड डीएनए एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप. The interphasic nucleus, interphase non-dividing cell का nucleus, has highly extended and elaborated nucleoprotein fiber called chromatin. Non-dividing cell के nucleus में ऐसे extended chromatin material बिखरा पड़ा होता है. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. Nucleolus plural है, nucleoli. It may be one or many. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with space between 10 to 15 nanometer called perinuclear space. देखो लेवल हमारे nuclear membrane double layer, उसके बीच में space, perinuclear space, forms barrier between material. ये barrier है nucleoplasm और cytoplasm के बीच में. Forms a barrier between materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with endoplasmic reticulum. आपको पता है endoplasmic reticulum synthesizes nuclear membrane, endoplasmic reticulum, and also bear ribosomes on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores. It is not continuous; it is interrupted by minute pore called nuclear pores, which are formed by fusion of its two membranes. देखो दो membrane एक दूसरे को जुड़ गए, दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे को जुड़ गए, इसलिए न्यूक्लियर पोर, माइन्यूट पोर बना. The nuclear pore are passage through which movement of RNA and protein takes place. देखो यहाँ पे मैंने बोला सेल के अंदर RNA बना, न्यूक्लियस के अंदर RNA बना, पोर से बाहर आया, उसने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन अंदर है. प्रोटीन कभी अंदर जाएगा, कभी बाहर ही रहेगा. Right? So it allows through movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally there is only one nucleus per cell. Generally एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. There is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nuclei? Paramecium में है देखो, meganucleus, micronucleus. Right? Some mature cell-like nucleus, RBC. Erythrocytes of mammal and pseudotube of vascular plant, right, are without nucleus at maturity. The nuclear matrix or nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. Nucleoplasm fluid में chromatin है. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure. Nucleolus is not membrane bound structure. So nucleoplasm, right, इसको कोई membrane नहीं है यहाँ पे. Right? इसको कोई membrane नहीं है यहाँ पे. देखो हमने कोई membrane. So ये जो nucleoplasm है ये continuous है nucleolus में भी because there is no barrier. Nucleolus doesn't have any membrane. Right? See, the nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure. It is the site of active ribosomal RNA synthesis. देखो यहाँ पे हमने बोला rRNA बनता है, right? और rRNA जाके राइबोसोम से जुड़ता है. It is site of active ribosomal synthesis
Large and smaller numerous nucleoli are present in cell actively carrying protein synthesis. Right? So यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेंगे. ओके, उनका काम है डीएनए संभालना और डीएनए का काम है आरएनए बना के प्रोटीन बनाते रखना. बराबर. सो ये डीएनए पार्टली कॉइल्ड जो हमने बोला था वो कॉइल होके बाद में क्रोमोसोम बनता है. तो क्रोमोसोम के प्रकार we'll discuss in next lecture. Right? So this is how we are about to complete this lesson. प्रोकैरियोटिक सेल अंत में सीखेंगे.